नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो भाई बज चुके हैं सुबह के 6:30 और आज है 12 नवंबर। तो बस 2 दिन जो है रह गए हैं किसको, दीपावली को। तो आई होप बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी खुशियां मना रहे होंगे घरों में और खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग क्या आ गए हैं, साथ में भी आ गए हैं। तो जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के हैशटैग से, जो क्या है आई कैन आई विल। तो भाई वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे साथ साथ कौन कौन जुड़ चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप जहां जहां पर भी जुड़े हुए हैं, क्या करना है, जल्दी से सेशन को क्या कर देना है, कॉपी करना, फटाफट क्या करते जाना है, शेयर करते जाना है। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डे जो है आज वो कौन सा है, तो जल्दी से देख लेते हैं। आज 12 नवंबर है। तो भाई आज जो इंपॉर्टेंट डे है वो कौन सा है, वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। आज सेलिब्रेट किया जा रहा है क्या, वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया जो एक लंग्स डिसीज होती है जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस की वजह से ये डिसीज होती है। इससे कैसे बचा जा सके, अवेयर करने के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2009 में सबसे पहले जो है निमोनिया दिवस मनाने की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो आज है 12 नवंबर और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सा डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, ध्यान रखिएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं आज की हमारे सबसे पहले न्यूज की। तो आज की सबसे पहली न्यूज स्क्रीन पर आ रही है। A pictorial anthology on Mahatma Gandhi in the Nepali language was released by President Vidya Devi Bhandari to mark his 151th birth anniversary. नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर नेपाली भाषा में एक सचित्र पदावली जो है वो क्या की है, जारी की है। तो आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंडियन एम्बेसडर है, ये इंडियन एम्बेसडर है नेपाल में। और इसके अलावा विद्या देवी भंडारी जी जो है उन्होंने गांधी जी के आइडियाज पर, गांधी जी के वैल्यूज पर एक जो है विमोचन निकाला है, एक पुस्तक निकाली है जिसे क्या किया है, सौंपा गया है। और इसमें जो है गांधी जी के आइडियाज के बारे में बताया गया है कि उनकी जो है कैसे कैसे उनके रूल्स, उनके प्रिंसिपल्स जो है लोगों को जागरूक करते रहे। तो नेपाली लैंग्वेज में महात्मा गांधी जी की क्या निकाली गई है, पिक्टोरियल एंथोलॉजी, पिक्चर्स के फॉर्म में उनकी आइडियाज को दर्शाया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है भाई, Smriti Mandhava led Trailblazers beat Supernovas by 16 runs to win the Women's T20 Challenge 2020 final and clinch their maiden title. स्मृति मंधावा की अगुवाई वाली जो टीम, कौन सी टीम भाई, ट्रेल ब्लेजर्स, उसने सुपरनोवा को जो है हराया है कितने रनों से, 16 रनों से। और महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जो है वो जीत लिया है फाइनली, ठीक है। तो विमेंस T20 चैलेंज की अगर हम बात करें, जिसका आप देख रहे हो कि जिसका स्पॉन्सर कौन था, जियो था, उसमें किसने विजय हासिल कर ली है, तो उसमें विजय हासिल कर ली है किसने, ट्रेल ब्लेजर्स ने। और ट्रेल ब्लेजर्स टीम की जो कैप्टन थी वो कौन थी, स्मृति मंधावा थी, ठीक है। इन्होंने हराया किसको, ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवास को, जो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली जो टीम थी उसे हराया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता दो कि ये जो फाइनल मैच है ये खेला कहां पर गया, ठीक है। फाइनल मैच जो है ये खेला कहां पर गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो फटाक से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्क्रीन पर। इंडियाज लार्जेस्ट IT सर्विसेज फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विल एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम AG PBS फ्रॉम ड्यूश बैंक AG। देश की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पोस्ट बैंक सिस्टम AG PBS में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो अगर हम बात करें TCS ने जो है पोस्ट बैंक सिस्टम AG, जो ड्यूश बैंक, ठीक है ना, जो ड्यूश बैंक के अंतर्गत काम करती है, उससे क्या कर लिया है, TCS ने कितने परसेंट शेयर्स खरीद लिए हैं भाई, 100% शेयर्स क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए हैं। कौन सी कंपनी में, पोस्ट बैंक सिस्टम AG, ठीक है। पोस्ट बैंक सिस्टम AG जो किसके अंडर काम कर रही थी, ड्यूश बैंक AG के अंदर काम कर रही थी, उससे क्या कर लिए, 100% शेयर्स अधिग्रहण कर लिए। तो TCS बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और TCS ने एक और जो है एक्वायर किया है किसका, पोस्ट बैंक सिस्टम AG में 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्क्रीन पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल एट द DRDO भवन प्रेमाइसेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
उपग्रह भेदी मिसाइल एसैट के प्रारूप का डीआरडीओ भवन परिसर में अनावरण किया है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है एसैट मिसाइल है, ठीक है, डीआरडीओ का जो भवन है न्यू दिल्ली में, सतीश रेड्डी जी के उपलक्ष्य रहे वो भी वहां पे, डीआरडीओ का जो भवन है वहां पर ये जो एसैट सैटेलाइट है इसका क्या किया गया है, मॉडल अनवील किया गया है। अगर हम बात करें तो ये एक उपग्रह भेदी मिसाइल एसैट है जिसे डीआरडीओ भवन में इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, जिसका नाम क्या था, मिशन शक्ति। कौन सी मिशन था ये, मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो मिशन शक्ति कंट्री की सबसे पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था कब, 27 मार्च 2019 में, फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कहां पर लोकेटेड है, ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है ना, जहां पर एक फास्ट मूविंग इंडियन ऑर्बिट टारगेट सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में न्यूट्रलाइज्ड हुई और पिन पॉइंट एक्यूरेसी में जाकर क्या हो गई थी, प्लेस हो गई थी। तो उस मिशन का नाम क्या था, मिशन शक्ति। उस सैटेलाइट का नाम क्या था, मिशन शक्ति था उस सैटेलाइट का नाम, जिसका अब जाकर क्या किया गया है, इसका मॉडल लगाया गया है कहां पर, डीआरडीओ भवन में, ठीक है, इसका मॉडल लगाया गया है डीआरडीओ भवन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी भी आपको जो है मौजूद दिख रहे हैं। तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी दोनों ने अनवील किया है मॉडल। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मॉडल लगाया गया है उसका नाम क्या था और वो मिशन कौन सा था, मिशन शक्ति। कब हुआ था, 27 मार्च 2019 में, और अब जाकर उसका मॉडल अनवील किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली न्यूज की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स व्हिच वाज हेल्ड वर्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ काउंसिल के राष्ट्र अध्यक्षों की 20वें सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जिसका आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने 20th समिट 20वां जो सम्मेलन रहा किसका, एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 20वां सम्मेलन रहा उसमें क्या किया है, लीड किया है इंडिया की तरफ से। तो ये सम्मेलन कौन सा था, एससीओ का हेड ऑफ स्टेट्स का सम्मेलन था, हेड ऑफ स्टेट्स का सम्मेलन था, राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन था, ठीक है। एससीओ के फाइनेंस मिनिस्टर का सम्मेलन अलग हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर्स का अलग हुआ। ये किसका था, 20th सम्मेलन हेड ऑफ स्टेट्स का, राष्ट्र अध्यक्षों का था। एससीओ की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में बना, ठीक है। इसके अलावा बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज है एससीओ में, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिली थी एससीओ में कब, 2017 में परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, ठीक है। तो एससीओ के सम्मेलन क्या किया गया है, वर्चुअली अटेंड किया गया है, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्क्रीन पर, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी participated in the first BRICS finance minister and central bank governors meeting under the BRICS Russian chairmanship। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी ने ब्रिक्स रूस की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में क्या लिया है, भाग लिया है। तो भाई फर्स्ट ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है किसके लिए, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का सम्मेलन हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का सम्मेलन हुआ है, जो किसकी अध्यक्षता में हुआ है, कौन सी कंट्री चेयरमैनशिप कर रही है, भाई रशिया ने उसकी क्या की है, अध्यक्षता की है। तो निर्मला सीतारमन जी ने उस मीटिंग को क्या किया है, अटेंड। तो एससीओ की साइड बाय साइड मीटिंग चल रही है और साइड बाय साइड किसकी चल रही है, ब्रिक्स की चलती जा रही है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो पहले यह समूह सिर्फ ब्रिक हुआ करता था 2001 में, 2010 में, 2010 में इन लोगों ने किसको जोड़ लिया था, साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया था। तो इस बार की ब्रिक्स की अध्यक्षता पूरी तरीके से कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, वो न्यूज आ रही है स्क्रीन पर, Swiss banking major UBS announced the elevation of Uday Udedra as the country head of its India operations, which employ over 6,700 people। स्विट्जरलैंड के प्रमुख बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक है UBS ने उदय ओद्रा को अपना भारतीय परिचालन का कंट्री हेड नियुक्त किया है। देश में बैंक में 6,700 से अधिक कर्मचारी हैं। तो अगर हम बात करें तो स्विस बैंक मेजर, स्विट्जरलैंड के प्रमुख बैंक जिसका नाम क्या है, यूबीएस एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, एक निवेशक बैंक है। उसने उदय ओदेद्रा को इंडिया में अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन संभालने के लिए क्या बना दिया है, कंट्री हेड बना दिया है। और अगर हम बात करें तो यूबीएस का जो इंडिया में ब्रांच है उसमें 6,700
700 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उसकी देखरेख कौन करने वाले हैं? अब उदय ओदेदरा को क्या बना दिया गया है? कंट्री हेड बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि यूबीएस जो है ये प्रमुख बैंक है, कहाँ का? तो कहाँ का है भाई? स्विट्जरलैंड का। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। और किसे बनाया गया है? इंडिया का कंट्री हेड इसने किसे बनाया है? उदय ओदेदरा को इसने कंट्री हेड बनाया है। नेक्स्ट आ रही है न्यूज, Prime Minister Narendra Modi ji unveiled the life-size statue of Swami Vivekanand at the campus of the JNU University on 12th of November at 6:30 PM via video conferencing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 नवंबर को शाम में 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का क्या करेंगे? अनावरण करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की क्या लगाई जाएगी भाई? स्वामी विवेकानंद जी का क्या लाइफ साइज स्टैचू जो है वो लगाया जाएगा, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी और उसका विमोचन, अनावरण कौन करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज शाम में अगर हम बात करें तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सारी इंफॉर्मेशन शेयर है। स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में हमारे देश में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली न्यूज आ रही है स्क्रीन पर, इन एन एंडेवर टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन जनरल एंड बिटवीन द टू आर्मीज, द इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 fully trained military horses and 10 mine detection dogs to बांग्लादेश आर्मी। आमतौर पर दोनों देशों के बीच, खासतौर पर दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को उपहार में पूरी तरीके से प्रशिक्षित, मतलब पूरी तरीके से ट्रेन 20 सैन्य घोड़े और 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले जो हैं क्या दिए हैं? डॉग्स दिए हैं। ठीक है, तो गिफ्ट के तौर पर दिया गया। अब आप सोच रहे होगे कि इनका क्या काम है, तो भाई इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहता है। ठीक है, आप देखते हो कि बॉम्ब डिफ्यूजन में काम में आते हैं। तो कितने घोड़ों की बात हुई है? तो 20 सैन्य घोड़े दिए, फुली ट्रेंड दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले जो है कुत्ते दिए हैं, किसको? बांग्लादेश को। तो दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ये जो है उपहार के तौर पर क्या किया गया है? भेंट दी गई है, किसको? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? फटाक से बता दो, बांग्लादेश के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं भाई? संप्रीति। बांग्लादेश के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? संप्रीति नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं। नेक्स्ट आ रही है न्यूज, इजराइल बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगे, a leading academic institution in the field of desert, agriculture and water related research is to be established an agriculture research institute in Tamil Nadu. रेगिस्तान में खेती और जल संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख एकेडमिक संस्था इजराइल की, जिसका नाम क्या है? बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव, तमिलनाडु में एक कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित करने में क्या करेगी? मदद करेगी। तो तमिलनाडु की तो भाई हम क्या बात करें, तमिलनाडु में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज आकर वहां पे क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट भी करती हैं तमिलनाडु में। तो इजराइल की जो यूनिवर्सिटी है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, जो किसमें पारंपरिक पारंगत है, अगर हम कहें तो किसमें है भाई? ये रेगिस्तान में खेती और जल संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है। तो ये जो है तमिलनाडु में क्या बनाएगी? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएगी। ठीक है ना, तमिलनाडु में ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करने की बात करी तो ध्यान रखना क्या, इजराइल जो है, इजराइल की यूनिवर्सिटी आएगी कहाँ पर? तमिलनाडु में, और वहां पर एक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा कि रेगिस्तान में खेती कैसे की जाए और जल संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में क्या होगी? अकादमिक संस्था बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ रही है न्यूज, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड in गोरखपुर in the month of February 2021। फरवरी 2021 में के महीने में यूपी के गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का क्या किया जाने वाला है? आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो फरवरी 2021 में यूपी के गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाना है, वो मनाया जाएगा। अगर हम बात करें तो रामगढ़ लेक जो है यूपी का, ठीक है, रामगढ़ लेक जो है यूपी का, अगर हम बात करें योगी सरकार ने ये कहा है कि इससे बहुत सारे टूरिस्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। रामगढ़ लेक हो गया, ठीक है, इसे जो है फर्स्ट वेटलैंड का दर्जा मिला था, आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था इस स्टेट में, यूपी में। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क है, इसके अलावा क्या है? दुधना नेशनल पार्क है, कहां पर? यूपी में। तो अगर ये इंटरनेशनल फिल्म बर्ड फेस्टिवल होता है तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे टूरिस्ट जो है आते हैं, जिससे
स्टेट जो है उसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है और बहुत सारी जो है बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर लाई जाती हैं अलग अलग नेशनल पार्क्स में से, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से, और टूरिस्ट उन्हें क्या करने आते हैं, देखने आते हैं। तो ध्यान रखना क्या है कि रामगढ़ लेक जो है वो भी कहाँ पर लोकेटेड है, यूपी में, और दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ पर लोकेटेड है, यूपी में। इसके अलावा शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क भी कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज आ रही है और वो आ रही है भाई इंपॉर्टेंट है। Ministry of New and Renewable Energy scales up PM Kusum scheme goal to 30.8 gigawatt of solar capacity by 2022। ठीक है। MNRE नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक पीएम कुसुम योजना के लक्ष्य को 30.8 गीगावाट सौर क्षमता तक बढ़ा दिया है। तो पीएम कुसुम योजना फुल फॉर्म क्या है, पीएम कुसुम योजना का? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। इस योजना के तहत होता क्या है? इस योजना के तहत सोलर पावर पंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे प्रदूषण से मुक्ति मिल पाए। ठीक है। सोलर पावर पंप जो लगाने के लिए किसानों को क्या दी जाती है? सब्सिडी भी दी जाती है। बैंकों की तरफ से किसानों को, फार्मर्स को ऋण भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और डीजल का जो खर्च होता है उससे भी क्या हो जाती है भाई? बचत हो जाती है। तो सोलर पंप जो है उससे पूरी की पूरी खेती करने के लिए ये योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो 2019 में स्टार्ट की गई थी कैबिनेट कमेटी के द्वारा। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें क्या कह दिया गया है कि अब 2022 तक 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी क्या करनी है? जनरेट करनी है। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस पूरी योजना की क्या करती है? देखरेख कर रही है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्डर इशू करके ये कहा है कि वो स्केल अप कर रही है और एक्सपैंड कर रही है प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना को, जिसमें उसने ये टारगेट किया है कि देश में सोलर कैपेसिटी, सौर ऊर्जा को बढ़ाना है कितने तक? 30.1 गीगावाट तक 2022 तक, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है 34,035 करोड़। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण मंत्रालय किसके पास है? आर.के. सिंह जी के पास है। किसके पास है भाई? आर.के. सिंह जी के पास है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है सोलर पावर की तरफ देश को बढ़ाना है, जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक मुख्य भूमिका निभाता है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहां पर है? गुरुग्राम में है। इंडिया और फ्रांस जो है प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पर बनाए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी आने वाले 2 सालों के लिए। तो सोलर कैपेसिटी हमारे देश में क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी से क्या करते जाना है भाई? सेशन को क्या करते जाना है? शेयर करते जाना है भाई। इस सेशन को क्या करते जाना है? शेयर करते जाना, ताकि सब लोगों को क्या मिल सके? पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप बात करें कि ये जो है आने वाले अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं, ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। मतलब यूट्यूब में तो आप जुड़े ही हुए हो हमारे साथ, यहाँ पे तो जुड़े हुए हो। इसके अलावा हमारे नॉर्मल बैचेस में भी आप जो है हमसे क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट में क्या कर सकते हो? पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। 18 नवंबर को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दिवाली के बाद 25 नवंबर को भी जो है लास्ट जो वेडनेसडे रहेगा नवंबर को, उस समय भी हम बैचेस को क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है जल्दी से एमसीक्यू सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बता दो सब लोग की रेडी हो कि नहीं? सब लोग रेडी हो? जल्दी से लिखकर बता दो एवरीवन इज रेडी। सारे आंसर्स जो है वो क्या होने चाहिए भाई? सही होने चाहिए। सब लोग रेडी हो? येस और नो? तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और जितने भी लोग भाई चोरी चोरी चुपके चुपके सेशन को देख रहे हो, जल्दी से कहाँ आ जाओगे? कमेंट बॉक्स में और अपने आंसर्स देना स्टार्ट कर देना। तो बिल्कुल सब लोग रेडी हो गए हैं? यस यस ओके। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। The summit of SCO Council of Heads of State was which edition of the annual meet? SCO Council of States का शिखर सम्मेलन वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण था? तो अभी हमने बात की थी कि हाल ही में मोदी जी ने SCO के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग को अटेंड किया है वर्चुअली। ये SCO का कौन से नंबर का संस्करण था? हेड ऑफ स्टेट्स का कौन से नंबर का ये समिट था? तो भाई आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर कौन से नंबर का समिट था? 20वां सम्मेलन था। कौन सा समिट था? 20वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी?
रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और मोदी जी ने इंडिया की तरफ से क्या किया था, लीड किया था। नेक्स्ट आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। जल्दी जल्दी ऑप्शन है आपके पास, 10th नवंबर, 11th नवंबर, 9th नवंबर, 8th नवंबर। कब मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो बिल्कुल बहुत सारे लोग जो आंसर देने लग गए, मैं देख पा रही हूँ। कब मनाया जाता है भाई? 11th नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कल मनाया गया था, 11th नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। किसके उपलक्ष्य में? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अब्दुल कलाम जी अलग है, मौलाना अबुल कलाम जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है। तो 1888 में जो है उनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म जो है उनका मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ था। इसके बाद वो आकर शिफ्ट हो गए थे अपनी फैमिली के साथ, कहाँ पर? कलकत्ता में। अगर हम बात करें किसकी, मौलाना अबुल कलाम जी की, तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। कब? 1992 में। ठीक है, इन्हें दिया गया 1992 में। इसके अलावा इन्होंने एक उर्दू मैगजीन भी लिखी थी, कौन सी? अल हिलाल। ठीक है, कौन सी लिखी थी? अल हिलाल, जो ब्रिटिश को कटाक्ष थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज को तोड़ने के बारे में बात करती थी। तो कौन सी उर्दू मैगजीन थी? अल हलाल थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्ड सेकंड इन द एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2020? एडेलिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2020 में निम्नलिखित में से कौन दूसरे स्थान पर है? आपको सेकंड प्लेस पर बताना है कि कौन है, फर्स्ट प्लेस की बात नहीं कर रहे, सेकंड प्लेस पर कौन है इस हुरून लिस्ट में, फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट में, परोपकारी वाली लिस्ट में। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पर कौन रहे हैं? तो कौन रहे सेकंड प्लेस पर भाई? HCL के फाउंडर शिव नादर। फर्स्ट प्लेस पर कौन रहे हैं? अजीम प्रेम जी। फर्स्ट प्लेस पर कौन रहे? अजीम प्रेम जी। मुकेश अंबानी जी कौन सी प्लेस पर रहे हैं? थर्ड प्लेस पर। मुकेश अंबानी जी कौन सी प्लेस पर रहे हैं? थर्ड प्लेस पर। अनिल अग्रवाल की बात करें, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के कौन सी प्लेस पर रहे हैं? फिफ्थ प्लेस पर। और फोर्थ पर कौन रहे थे? बिरला। ठीक है ना, कुमार मंगलम बिरला। तो सेकंड पोजीशन पर कौन रहे? शिव नादर जी। और फर्स्ट पर कौन रहे थे? फर्स्ट पोजीशन पर, सॉरी, फर्स्ट पर कौन रहे थे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर कौन रहे? अजीम प्रेम जी। और सेकंड पर शिव नादर, थर्ड पर कौन हो गए? मुकेश अंबानी जी। और फिफ्थ पर थे अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के। और फोर्थ पर कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप के। तो फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट आई है, रिचेस्ट लिस्ट नहीं है। रिचेस्ट लिस्ट में हुरून में कौन है? टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने। ये मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट है, परोपकारी कितनी चैरिटी की जाती है उसकी लिस्ट है। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन, The annual Hornbill Festival will be held in virtual mode in 2020. The festival is organized by which state? वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव 2020 में आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, आपको बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य जो है इसे मनाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा राज्य जो इसे मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा राज्य इसे मनाया जाता है जो इस बार वर्चुअल मोड पर मनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, असम है कि नागालैंड है? देख रही हूँ मैं जो है सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सा है वो? बिल्कुल, कौन सा है वो? अगर हम बात करें तो वो कौन सा है भाई? नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, केन स्पीस who has passed away recently was a renowned American producer known for creating which animated series? Ken Spees, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध अमेरिकी निर्माता थे जिन्हें एनिमेटेड श्रृंखला बनाने के लिए जाना जाता है। तो भाई कौन सी एनिमेटेड श्रृंखला ये बनाते थे? केन स्पीस, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये अमेरिकन प्रोड्यूसर से। और कौन सी जो है एनिमेटेड सीरीज इन्होंने बनाई है? तो स्क्रीन पर दिख रहा है कौन सी भाई? स्कूबी डूबी डू। कौन सी? स्कूबी डूबी डू। तो बहुत सारे लोगों को जो है ये याद आ गया होगा स्कूबी डूबी डू के नाम से। ठीक है ना, इसे देखकर बहुत सारे लोगों ने जो है इस स्कूबी डूबी डू की सीरीज को, स्कूबी डू की सीरीज को क्या होगा, देखा होगा। मुझे तो गाना भी याद आने लग गया है स्कूबी डू का जो टाइटल सॉन्ग था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अटेंडेड 2020 ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। विच कंट्री वाज द चेयर ऑफ द मीटिंग? भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 2020 के ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स बैठक में भाग लिया। बैठक के अध्यक्ष कौन सा देश था?
ठीक। तो ब्रिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया की तरफ से कौन रही? निर्मला सीतारमन जी रही। पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो थी उसने चेयरमैनशिप की थी, तो भाई कौन सी कंट्री थी? वो रशिया। ठीक है, किसने चेयरमैनशिप की थी? रशिया ने जो है इस पूरे के पूरे इवेंट की क्या की है? चेयरमैनशिप की है। इसके अलावा एससीओ में भी जो था रशिया ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, वहां पे भी वो क्या था? चेयरमैनशिप पर था। नेक्स्ट आ रहा है 7 क्वेश्चन। Indian astronomers have collaborated with the 2020 Physics Nobel Prize laureate Professor Andrea Ghez for 30-meter telescope project. The TMT will be installed at which place? भारतीय खगोल विद्यों ने 30 मीटर लंबे टेलीस्कोप परियोजना के लिए 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेस के साथ सहयोग किया है। टीएमटी को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है 30 मीटर जो है वो लंबा क्या है? टेलीस्कोप है। ठीक है, टीएमटी एक प्रोजेक्ट है जिसे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, साथ में परियोजना करने चाह रहे हैं। किसके साथ में? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला था? प्रोफेसर एंड्रिया गेस को। उनके साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ है। पूछा जा रहा है कि ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ये इंस्टॉल कहाँ किया जाएगा, ये लगाया कहाँ पर जाएगा, स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो बिल्कुल इसे स्थापित किया जाना है भाई कहाँ पर? हवाई में। हवाई जो है एक यूएस का स्टेट है जिसकी कैपिटल होनोलुलु है। जिसकी कैपिटल क्या है? होनोलुलु। आपने बहुत सारी जो है मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में होनोलुलु का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो इसकी क्या है? कैपिटल है। हवाई जो है एक यूएस का स्टेट है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड्रिया गेज जो फिजिक्स नोबेल लॉरेट है उनके साथ मिलकर इंस्टॉल होगा कहां पर? हवाई में। इसे क्या किया जाएगा? इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी एमओयूज हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला टू द मालदीव्स रिसेंटली? हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी की मालदीव की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच में कितने समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भाई इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया हमेशा मालदीव से अपने अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहती है और इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो है फिर से बहुत सारे एमओयू पर साइन हुआ है। हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उन्होंने विजिट किया है मालदीव्स को। और कितने एमओयू पर साइन हुआ है भाई? 4 एमओयू पर क्या हुए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं। 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले है। करेंसी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। करेंसी मालदीव्स की आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। 9 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड टू लीड द न्यूली इनॉग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC? नवनिर्मित ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो है उसे बनाया जाना है, इनॉग्रेट होना है। किस इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ ये काम किया जाएगा? तो वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है भाई? IIT गुवाहाटी। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेट होगा वर्चुअल माध्यम से टू प्रमोट वाटर रिलेटेड रिसर्च, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज मिलकर, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों कंट्रीज मिलकर जो है प्रमोट करेंगे किसको? वाटर रिलेटेड रिसर्च को। ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है ना, वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उस पर जो है ट्रेनिंग की जाएगी। और ये जो है वाटर सेंटर ये लेड करेगा कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से हमारे देश से कौन रहेगा? IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी मिलकर इंडिया वाटर सेंटर पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? वेबिनार के थ्रू आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वाटर पर क्या की जाएगी? रिसर्च की जाएगी और दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट मिलकर आपस में बातचीत करेंगे। 10 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द सैफरॉन प्रोडक्शन टू विच नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया? सरकार ने केसर उत्पादन को भारत के किस पूर्व उत्तर क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया है? तो भाई अभी तक सैफरॉन जो है वो सिर्फ हम देखते थे, ठीक है ना, केसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में जो है मेन उसका उत्पादन होता था, लेकिन अब उसे किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए भी बढ़ा दिया गया है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, वहां पर भी जो है इसे प्रोडक्शन किया जाएगा। इसे जो है पैमाना इसका बढ़ाया जाएगा और वो कहां पर कहा गया है? सिक्किम में। ठीक है, अब सिक्किम में भी क्या करेगी गवर्नमेंट? सैफरॉन का प्रोडक्शन करेगी। केसर बहुत महंगा होता है, ठीक है, सबको पता होगा कि केसर की जो है एक एक ग्रैन्युल्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी महंगी होती है। तो अब सैफरॉन का प्रोडक्शन सिक्किम में भी किया जाएगा। अभी तक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसे सिक्किम में भी एक्सटेंड करने की क्या कर दी है? बात कर दी है। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। और इसके अलावा आज जो है
इंडियन सिटीज के निकनेम्स का हमारा कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट है। अभी तक हम बहुत सारी इंडियन शहरों के निकनेम्स के बारे में बात कर चुके थे, आज कौन सा पार्ट है? उसका 5th पार्ट है, तो जल्दी से देख लेते हैं। एथेंस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, स्लीपलेस सिटी, सिटी ऑफ 4 जंक्शंस, किसे कहा जाता है? मदुरई को। एथेंस ऑफ द ईस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडल मतलब पालना, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, गेटवे ऑफ कर्नाटका, रोम ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? मैंगलोर को। तो एथेंस ऑफ द ईस्ट कौन कहा जाता है? मदुरई, और रोम ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? मैंगलोर को। मैसूर को कहा जाता है ग्रीन सिटी, हेरिटेज सिटी या सैंडलवुड, ठीक है, बहुत सारा सैंडलवुड जो है होता है यहाँ पे, ठीक है, तो कहा जाता है किसे? मैसूर को। कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भाई नासिक को। सिटी ऑफ हैंडलूम वीवर्स, हथकरघा का काम सबसे ज्यादा जहां पर होता है वो क्या है? पानीपत। बहुत आता है क्वेश्चन पानीपत हरियाणा का, पूछता है कि सिटी ऑफ हैंडलूम किसे कहा जाता है, ठीक है ना, या सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहा जाता है? हथकरघा जो है सबसे ज्यादा ये काम कहाँ पर होता है? वो कहाँ पर होता है? पानीपत हरियाणा में। तो ये हमारा 5th पार्ट है, हम धीरे धीरे करके जो है इसे क्या करते जा रहे हैं? कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और भाई पीडीएफ को संभाल के रखना है या फिर अपने नोट्स क्या करते जाने? बनाते जाने हैं, क्योंकि ये निकनेम्स में से एक क्वेश्चन आना तय है, बैंकिंग में भी एक क्वेश्चन आएगा और एसएससी रेलवे में तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हमें स्टैटिक पार्ट भी साइड बाय साइड क्या करते जाना है? बिल्कुल कवर करते जाना है। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट एवरीवन। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल चांदी महिंद्रास जीए जीएस के नाम से जो है उससे जुड़ सकते हो, या फिर आप पैन इंडिया जीए महिंद्रास लाइव से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आप इन दोनों में से किसी भी सर्च कर सकते हो। और अगर आप महिंद्रास.org की वेबसाइट पर एडमिशन ले रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई बुक परचेस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स परचेस कर रहे हो, मैगजीन परचेस कर रहे हो, तो E014486 कोड लगाकर आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। तो फटाफट जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जिससे सारी पीडीएफ, द हिंदू न्यूज़पेपर और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। और जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक सीटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे सीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दीपावली के बाद हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है सीटी अब इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो गई है 2021 सितंबर के बाद से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते बेल बटन दबाते जाइएगा, और बाकी लोग जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा देना, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना? शेयर कर देना। सब लोग अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से आप सबको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अपना ध्यान रखना, बढ़िया से इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करना, ठीक है, खूब फटाके जलाना। और इसके अलावा लेकिन अपने आप को क्या रखना? सुरक्षित रखना। भाई बहुत सारे स्टेट्स ने तो फायर क्रैकर्स बैन कर रखे हैं, तो ऐसे ज्यादा भी मत जलाना, हाँ लेकिन थोड़े बहुत जो जलाना। और वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, इंडिया के प्रोडक्ट्स ही यूज करना, दिए भी जो है वो इंडियंस ही यूज करना। चाइना को पूरी तरीके से क्या करना है? बॉयकॉट करना है, उसे दिखा देना है कि हम भी जो है किसी से कम जो है आत्मनिर्भर नहीं है। तो वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।